एवरीवन यो वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में यूपीटीटी के सीडीपी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें देखेंगे। और देखिएगा क्या है हमारे पास जो लास्ट के 10 से 15 दिन होते हैं वही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराते हैं, क्योंकि आप इन लास्ट के 10-15 दिन में एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ ले जाओगे, 10 जगह नहीं भटकोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा, 120 प्लस स्कोर करोगे। और देखिएगा मैं बता दूं, मेरे जो खुद के अनुभव रहे हैं, मैंने 5 बार क्वालिफाई करा है यूपीटीटी सीटीईटी। तो 5 बार मैंने क्या पढ़ा, किन चीज़ों को फॉलो करा जिससे मेरा हर बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। तो वही स्मार्ट तरीके से पढ़िए, 10 जगह से कंटेंट नहीं उठाइए। या आप कम से कम अब ये मान लो सीडीपी की आपने कोई पीडीएफ ले ली और उसमें कम से कम 200 150 200 पेज दिए हुए हैं, आप उसे पढ़े जा रहे हो, लेकिन यही गलत स्ट्रेटजी होती है। सही तरीके से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं वही पढ़ना है। और देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं, प्रीवियस ईयर का इतना रोल है, आप कुछ मत करिएगा। 2017 वाला जो यूपीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था और जो 2022 वाला यूपीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, इन दोनों के क्वेश्चंस पेपर को उठा के देख लीजिएगा। 75% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर किसी ने 2017 वाला पेपर लगाया होगा और उसने 2022 के एग्ज़ाम में बैठा होगा तो उसे पता होगी, और नहीं पता है तो आप एक बार देखिए। तो प्रीवियस ईयर का रोल यहीं से आपको समझ आ जाएगा। और बाकी का देखिए, हम यहाँ अपने नोट्स और जो मेरे खुद के अनुभव रहे हैं, मैंने किन किन चीज़ों को और किस तरीके से पढ़ा, वो सभी आप सभी के साथ यहाँ पे देखेंगे। तो देखिएगा ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, यहाँ हम सारा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। जो भी है ये टाइम मतलब आपके पास महीने 2 महीने हो तब आप ये करो तो आपका अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। तो जहाँ से क्वेश्चंस बनता है वही देखेंगे। अब देखिए ये है सीखने का नियम, ये किसने दिया तो बात करें, ये थार्नडाइक ने दिया था। और देखिएगा इसके तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सीखने के नियम है, मूलभूत नियम है। और 6 गूढ़ नियम हैं जो भी थार्नडाइक ने दिए थे। आपसे पूछ लिया जाएगा, एक अदर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से कौन सा मूलभूत नियम नहीं है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो नहीं करना है। और देखिएगा अब देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए, या एक सरसरी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 10 से 5 मिनट का वीडियो होगा। और आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस 101% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो अनुकरण, बच्चा दूसरे को कॉपी करके सीखता है, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा, ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले नियम हैं। सीखने के क्षेत्र को लेकर बात करें तो ये कैसा है, अनुभाविक है। सृजनशील बालकों में कौन सा गुण पाया जाता है, मौलिकता पाई जाती है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो ये थार्नडाइक थे। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने कहा है, तो ये स्किनर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो ये 1900 में हुई। शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट स्वरूप कब आया, तो ये 1920 में आया। अब मनोविज्ञान व्यवहार और शुद्ध निश्चित सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है, तो ये किसने कहा, ये वाटसन ने कहा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, दर्शन शास्त्र के मनोविज्ञान की उत्पत्ति किसने इसे मन का विज्ञान माना है, किसने इसने व्यवहारवादी कौन से रहे हैं मनोविज्ञान, और चेतना का, आत्मा का, ये सभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ बात की है, ये 16वीं सदी में मन दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान को क्या माना गया था, तो इसे आत्मा का विज्ञान माना गया था। वो कौन कौन से थे, प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ड ये थे। अब देखिए 17वीं सदी में इसे मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, वो कौन थे, पोम्पोनोजी। और 18वीं सदी में कोई भी इसमें वो हुआ नहीं है, तो ये अमान्य वर्ष घोषित कर दिया गया। अब 19वीं सदी को लेकर बात करें
जो चेतना का विज्ञान या व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन कौन से थे वो इसी के अंदर हैं। विलियम वुंड, जेम्स टिंचर और वाइब्स, ये 19वीं सदी के वैज्ञानिक हैं और इसने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। 20वीं सदी को लेकर बात करें तो व्यवहार का विज्ञान वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और बाकी का अब इतना टाइम नहीं है कि आप नोट करें। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को लेकर बात कर ली जाए तो ये मनोवैज्ञानिक है। अब देखिए, अधिगम का स्थानांतरण का जो सिद्धांत था वो किसने दिया, तो जो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक ने दिया। और देखिए, इसके प्रकार को लेकर बात करें 3 है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसे आप चाहो तो सरसरी नज़र से देख सकते हो। अब इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ देखिए अधिगम, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में और हर बार बनता है यहाँ से। तो देखिए, यहाँ सीखने के वक्र को लेकर बात की गई है कि अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम के वक्र 4 होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। उनको लेकर बात करें तो सरल रेखीय वक्र, ये कैसा होता है, इसमें सीखने की जो गति है एक समान रहती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ बात की गई है ऋणात्मक वक्र, तो ये कैसा होता है, उत्तल होता है। ये भी पूछ लिया जा सकता है। उन्नोत्तर वर्ग कैसा होता है, तो ये उत्तल होता है। और इसमें सीखने की गति का क्या होता है कि पहले तो सही रहती है फिर एकदम से गिर जाती है, तो ये मंद होने लगती है, ऋणात्मक वक्र कहते हैं। और देखिए, नतोत्तर वक्र किसे कहते हैं, तो सीखने की गति को जो प्रारंभ में तो कम रहती है लेकिन आगे चल के अप हो जाती है, बढ़ जाती है, उसे नतोत्तर वर्ग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है मिश्रित वक्र। ये मिश्रित वक्र क्या है, उन्नतोत्तर और नतोत्तर का मिला हुआ स्वरूप है। इसमें देखिए, विकास की गति कैसी रहती है, मिश्रित, कभी बढ़ती है कभी घटती है, इस तरीके से चलती है। और जब सीखने की गति रुक जाती है तब क्या बनता है, जब सीखने की गति रुक जाए तब क्या होगा, तब पठार बन जाता है। तो यहाँ से मिश्रित वक्र को देख लीजिए किस तरीके से काम करता है। उन्नतोत्तर और नतोत्तर दोनों मिलकर काम करते हैं। नतोत्तर में इसमें सीखने की गति पहले धीमी होती है फिर तेज हो जाती है, और ये अवतल का प्रयोग करा जाता है इसमें। और उन्नतोत्तर वक्र में को लेकर बात करें तो सीखने की गति पहले तो सही होती है फिर ऋणात्मक नीचे को गिरती है, और इसमें उत्तल का प्रयोग करा जाता है। ऋणात्मक में उत्तल का और धनात्मक में अवतल का। और अधिगम के 4 प्रकार होते हैं। सरल रेखीय, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। तो इस तरीके से जो भी हैं। अब देखिए, समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। सामान्यीकरण का, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो सामान्यीकरण का जो सिद्धांत था CS जड़ ने दिया। अब देखिए, यहाँ से हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करें आपको 2 से 3 क्वेश्चन इतने में से ही देखने को मिलेंगे। और बाकी का देखिए IQ वाला है, वो वाला टॉपिक भी कर लीजिएगा बुद्धिलब्धि से, वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब जैसे पूछ ली जाए 140 से अधिक बुद्धिलब्धि कैसी मानी जाएगी, तो ये यहाँ पे प्रतिभाशाली, और 2022 में पूछा था कि 110 से 190 से लेकर बात करें 109 तक कैसी बुद्धि मानी जाएगी, तो 109 तक की जो बुद्धि है वो सामान्य बुद्धि मानी जाएगी हमारी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए। अब आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो भी है, जितना भी कंटेंट है, आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बाकी का हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।